फर्स्ट इंडिया के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन आज़ाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। इश्क ही ऐसी चीज़ है, जब होता है तो आदमी आज़ाद हो जाता है। हाँ, राजनीति से भी कई लोगों को इश्क होता है, और जब राजनीति से इश्क होता है तो नेता तमाम पार्टियों के बंधन से आज़ाद हो जाता है। हमारे साथ ऐसे ही आज एक नेता हैं जिन्हें राजनीति से इश्क है, इसलिए वो पार्टी के बंधनों से परे हैं। भौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। भौर जी, सबसे पहली बात, इस समय आप किस पार्टी के साथ जुड़े हैं? मैं दरअसल में कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ और कांग्रेस पार्टी में हूँ, पर उनके जो कार्यकलाप थे, रीति नीति थी, उनके बारे में मैंने स्पष्ट तौर से ये उल्लेख किया था कि जो कार्य करने का तरीका है वो ठीक नहीं है। बाकी मेरी विचारधारा कांग्रेसी है, पर जो बातें मेरे नहीं जचती हो, कमियाँ हो, वो मैं निश्चित तौर से उजागर करता रहता हूँ। इसलिए आपको राजनीति का दुर्वासा कहते हैं, जो मन में है नेता के पीछे आप। देखिए, पब्लिक पहले है, नेता बाद में है, देश पहले है, प्रांत पहले है, नेता बाद में है। तो जनहित की बातें नहीं आएगी, और जब तक ये चापलूसी का बोलबाला रहेगा। अचानक आप कांग्रेस के नेतृत्व और उनको लेकर जिस तरह से खिंचाई में जुटे हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि भंवर लाल शर्मा जी। मेरी लाइन पे ही आपके केरला को देखो, पंजाब को देखो, कर्नाटका को देखो, सब आपकी लाइन पे। सभी मेरी लाइन पे धीरे अब धीरे तो आ शायद रहे दिग्विजय सिंह भी बोलने हैं। अब लगे। धीरे धीरे दिग्विजय सिंह जी भी बोले हैं, जनार्दन जी द्विवेदी भी बोले हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि स्पष्टवादी व्यक्ति का हमेशा वो स्वाभिमानी होता है। तो जब तक उन्होंने नहीं बोली वो बात, जब तक उनके कोई न कोई किसी प्रकार के स्वार्थ जुड़े हुए थे। अभी मधुसूदन जी मिस्त्री ये बता रहे हैं, जिनका नया कोई जनाधार है, चाहे दिग्विजय सिंह हो, उन सब ने आपको राजनीतिक गुरु मानकर, चाणक्य मानकर आपसे मंत्र लेना शुरू कर दिया है, इसलिए उनकी भी भाषा आपकी जैसी होती जा रही है। मुझे गुरु शायद नहीं माना होगा, मेरे से सीनियर भी हैं कई लोग मेरे से सीनियर हैं। पर राजनीति के तो गुरु आप हो गए हैं कांग्रेस। जो बात मैंने बताई, जो बात मैंने स्पष्ट तौर से कही, वो बात धीरे धीरे पूरे देश में, पूरे कांग्रेस में वो बात। कांग्रेस में राहुल गांधी नाम का नेता थोप दिया गया है, ऐसा कब लगा आपको? देखिए, हमें तो उनके जो कार्यकलाप, उनके जो सलाहकार राहुल जी की मंडली के, मेरा सोच है कि राहुल जी बिल्कुल अभी, जैसे दिग्विजय सिंह ने कहा, ये बोले नहीं, और मैं कहता हूँ मैच्योर नहीं है। क्या है कि ये आलू की सब्ज़ी खाने की नहीं, कहने नहीं साहब ये खाने की नहीं है। उनके कहने से वो सब्ज़ी भी छोड़ दें और कहने नहीं आपको तो चपाती नहीं खानी है, ब्रेड खानी है। तो ऐसे सलाहकारों की सलाह माने जो खुद डूबे हुए हैं और पूरी पार्टी को डुबो रहे हैं। सलाहकार ऐसे हैं और खुद मैच्योर नहीं है, आपका कहना है? खुद इंदिरा जी के टाइम की कांग्रेस हमने देखी है। कांग्रेस तो वो थी तो निर्णय अपने विवेक से लेती थी सभी स्टेट तो में। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो कांग्रेस में बहुत गहराई तक जानते हैं। यंग 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 करके पहले यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए जी उसका आप परिणाम देखिए। उसमें जितने बीजेपी के अन्य पार्टियों के लोग थे, जो धनाढ़ थे, सब आ गए। बाहुबली थे, उन लोगों ने फार्म भरा लिया एक तरफा। और कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता यूथ था, जो गांव से गरीब से जुड़ा हुआ था, वो कार्यकर्ता, उसके पास आर्थिक साधन नहीं थे जी। शराब पिलाने के पैसे नहीं थे, होटलों में खाने खिलाने के पैसे नहीं थे, वो तो पिछड़ गए और चुनाव में कोई आगे आ नहीं पाए। राहुल जी की अपनी योजना थी, उनकी अपनी सोच थी कि पार्टी के अंदर भी आंतरिक लोकतंत्र लाया जाए, ये सोच के किया था उन्होंने। ये मेरी समझ में राहुल जी की सोच नहीं थी, राहुल जी को किसी ने फीड किया हुआ था। तो आपका कहना है कि राहुल जी केवल फीड से ही काम करते हैं, अपने दिमाग से काम नहीं करते? मेरी समझ फीड में, देखिए, ऐसे लोग मैं नाम क्यों लूँ जिनका कोई जनाधार नहीं, कि क्षेत्र में जाके 100 वोट ले नहीं सकते, मीठी मीठी बातें करके उनके इर्द गिर्द रहते हैं। ऐसे लोग चापलूस लोग हैं जो उनको गुमराह करते रहते हैं। और जी, वो कौन कौन सलाहकार हैं जो राहुल गांधी को घेर कर और कांग्रेस का बट्टा बैठा रहे हैं? मेरे से क्यों आप नाम उगलाना चाह रहे हैं? पर पंडित जी, आपसे तो नाम चाहिए, क्योंकि जनता तो जानना चाहेगी। आखिर में कांग्रेस को भी तो उबारने की जरूरत है। नहीं, कांग्रेस को उबारने की जरूरत है, ये बात तो राहुल जी को खुद को सोचनी चाहिए, और हाईकमान सोनिया जी को ये बात सोचनी चाहिए, विचार करना चाहिए। जो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, जिनके ग्रास रूट से जो आए हुए हैं, कांग्रेस में 2 तरह के नेता हैं जी। एक ग्रास रूट से और एक पैराशूट से। पैराशूट वालों का आज पैराशूट वालों का बोलबाला है, और जिस पैराशूट जो ज़मीन से उतरते हैं, ज़मीन वालों की जब तक पूछ नहीं होगी तो निश्चित तौर से। राहुल गांधी को आप ग्रास रूट वाला मानते हैं, पैराशूट वाला मानते हैं? मैं, देखिए, वो अपने खानदान की वजह से आगे आए हुए हैं। पहले राजा महाराजा में ऐसा होता था, यानी राजशाही है। उनके भी चारण भाट आगे रहते थे, तो उनको बिड़ला के जैसे तैयार करते थे,
वैसे याद होगा वो यहाँ चल रहा है पार्टी में। क्या कांग्रेस आज, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे टिकी है, तो क्या कांग्रेस का भविष्य ऐसे में क्या लगता है? मैं पहले भी ये कह रहा था कि जो नेता अपनी सीट सुरक्षित करने के लिए, उसी बात को मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, जी, मैं कभी वो पलटा पलटी नहीं कर रहा। कई लोग तो पलट जाते हैं। अगर संजय सिंह जी की मिसेज को टिकट नहीं देते सुल्तानपुर से, तो निश्चित तौर से राहुल जी चुनाव हार जाते हैं। तो आप भी दिग्विजय सिंह जी की सी बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी आगे आके टकराने में ज़्यादा हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं? खुद आगे टकराना चाहिए, खुद का एक एजेंडा होना चाहिए, एक दमदार। कोई भी जितने बीजेपी ने जितने प्रहार कांग्रेस पे किए, बहुत सारे झूठे प्रहार किए, कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं दे पाए। देश की जनता में मैसेज गया कि जो ये मोदी जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। पर आप नरेंद्र मोदी की एक बात से तो सहमत हैं, उन्होंने भी अपने चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी पे बड़ा एक आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बच्चे हैं, और आप भी कह रहे हैं कि वो बचपना करते हैं, उन्होंने बच्चा कहा तो कोई बुरी बात नहीं की, बल्कि और आप भी मानते हैं कि वो बचपना है। मेरे हिसाब से सुनिए, मेरा जितना राजनीतिक अनुभव तेरा राहुल जी की उम्र नहीं है। मुझे 50 साल हो जाएंगे 2014 में। 65 में मैं पहला चुनाव सरपंच का लड़ा, उसके बाद लगातार चुनाव। बाबर जी, इन 50 सालों की बात करें, 50 साल की राजस्थान की राजनीति में आप तो भूचाल लाने वाले नेता रहे हैं, और आप जहां जिस पार्टी में होते हैं वही पार्टी आपसे घबराती है। मैं लल्ला छुपी नहीं कर सकता, वही है किस व्यक्ति को साफ कह दे। अब बहुत सारी बातें हैं कि एक तो चिकनी चुपड़ी बात कह दे, बात तो अपने हिसाब से कह दे, और एक स्पष्ट कह दे कि ये आप में ये बुराइयां हैं। कोई पद राजनीतिक नहीं दिया, इसलिए भी आप काफ़ी कांग्रेस से खफा रहते हैं। देखिए, गहलोत जी भी कोई यहाँ के विधायकों द्वारा विधायक दल के नेता चुने हुए नहीं थे जी, उसमें। वो एक दिल्ली, वो मैं बता रहा हूँ ना, दो तरीके की बात है। कई लोग भाषण से ठगी कर लेते हैं, ठग जिनको कहते हैं, और कई लोग भाषण दे के बढ़िया पब्लिक को ठग लेते हैं। ये आपके जो बैठता नहीं नीचे वो लगा के मजमा सड़क पे, ऐसा ऐसे वो मजमे दिखा मदारी देते हैं। टाइप। मदारी जिनको कह दो आप। कुछ लोग तो मदारी टाइप होते हैं, कुछ जादूगर होते हैं, वो आंखों की दृष्टि बांध देते हैं। ऐसे हमारे अशोक जी में एक विशेषता थी कि दिल्ली की दृष्टि सोनिया जी की दृष्टि बांधी हुई थी, और बाकी आम पब्लिक से चुने हुए नेता नहीं थे, आम विधायक से चुने हुए नेता नहीं थे। उनकी पसंद सिर्फ इर्द गिर्द 5 राष्ट्र की मंडली है, जो कभी चुनाव न जीते और न जीत पाए, न किसी को जीतने दिया। तो आपको लगता है कि इन जादूगरों ने और मदारियों ने और इन चापलूसों ने पूरी पार्टी को, धीरे धीरे आप देखिए 5 साल में इन जादूगरों का, मदारियों का सब सफाया हो जाएगा। इस देश की जनता सब समझती है। क्या लगता है कि कांग्रेस जिस दिशा में जा रही है उसमें इन लोगों का सफाया हो जाएगा? निश्चित तौर से कांग्रेस में ध्रुवीकरण होगा। मैं आज जो आपको बता रहा हूँ, ये आप नोट ऑन रिकॉर्ड है, जो बातें मैं बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड है। ध्रुवीकरण होगा, जमीन के लोग एक साइड में आएंगे, सोनिया जी को सोचना पड़ेगा, और निश्चित तौर से जो आपके बुजुर्ग नेता हैं, जो अनुभवी नेता हैं, जो फील्ड में हैं, जिनको किनारे कर दिया गया किन्हीं कारणवश, उनको निश्चित तौर से उनकी सलाह लेनी पर पड़ेगी। आप तो बुजुर्ग नेताओं के आगे आने की बात कह रहे हैं। जनार्दन द्विवेदी तो कहते हैं कि 70 साल की उम्र के लोगों को अब पार करा देना चाहिए। क्या है? और जनार्दन जी का शायद खुद का नंबर नहीं आ रहा हो, कहीं कोई कारण है। कांग्रेस में क्या है कि कुछ दिन तो एक व्यक्ति नज़दीक रहता है, और कुछ महीनों कुछ साल के बाद दूसरा आ जाता है, तो ऐसा सिलसिला चलता है। शायद उनको भी आभास हो गया होगा कि उनका उनके नंबर नहीं आ जाए, और इसलिए पहले से ही बोला। हाँ, पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के बुजुर्ग नेता अब वापस कमान संभाल लेंगे? मैं कहता हूँ फील्ड वाले, और बुजुर्ग का मतलब मेरा फील्ड वाले। अब जो व्यक्ति किसी को हिंदी इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते उस पद पे आ गए, राज्यसभा में चले गए, और अच्छी से पोस्ट पे हो गई, और उन्होंने जो जितने प्रांतों के प्रभारी रहे, क्या क्या कबाड़े किए वो जाने, भगवान जाने और पार्टी जाने। अब वो उन लोगों के भरोसे पार्टी। पंडित जी, लेकिन आप एक बात बताइए कि आपकी जो नाराजगी है वो राजस्थान के कांग्रेस के नेतृत्व से या आला कमान से? देखिए, आला कमान अगर ढंग से निर्णय ले तो राजस्थान का कांग्रेस नेतृत्व तो क्या है, वो तो इशारे पे चलने वाला है। जी, अभी मैं पहले वही कह चुका। अब सचिन जी पायलट, अब परिस्थिति बस देखिए, उपचुनाव है। अब उपचुनाव में मैं आज ही कह रहा हूँ, परिस्थिति बस अगर 1-2 सीट आ गई, वो सचिन जी को उसकी वाई नहीं मिलने वाली, और दिल्ली हाईकमान कहेगी ये सचिन पायलट की वजह से है। यानी सहरा किन्हीं अपने लोगों के सिर पे बांध दिया जाता है जीत का। हाँ, वही बीमारी है। जनता बदलाव चाहती है। आला कमान जो है धरातल की बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा, सोच नहीं रहा। निश्चित तौर से आला कमान को धरातल की बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर कांग्रेस एक ऐसा है नहीं कि कोई छोटी किसी दुकान में जब घाटा होने लगता है और दिवाली की स्थिति आती है,
तो दुकान के मालिक को निश्चित तौर से सोचना पड़ता है कि मेरा व्यापार है वो ठप नहीं पड़े। तो राजनीतिक पार्टी में भी सोचना पड़ेगा कि हमारी तो पर अभी 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 जो हालात लगते हैं उसमें क्या आपको लगता है कि सोचना शुरू कर दिया है कांग्रेस के आलाकमान ने कि कैसे इस दुकान को ठीक किया जाए? निश्चित तौर से क्या आपकी बात हुई है बड़े नेताओं से? मैं दिल्ली जाता रहता हूँ, जो लोग मेरी भाषा बोल रहे हैं उनसे प्राय मेरी बात होती है। जी, जो मेरी बात का समर्थन करते हैं प्राय बात होती है। सब लोग आशा लगाए बैठे हैं कि निश्चित तौर से हाईकमान को सुधार करना पड़ेगा। कांग्रेस में ऐसी चर्चा शुरू हुई है कि अब जमीनी नेताओं को साथ किया जाए और लग रहा है कि ऐसा होगा देर सवेर। आप सचिन पायलट को किस तरह का नेता मानते हैं? सचिन पायलट में आप मैं खुद भले आदमी हो, बाप की वजह से विरासत मिली है। मैं बता दिया मैं पहले कह चुका, पैरासूट है और ग्रास रूट। मेरा सोच ये है कि समाज के हित में जो गरीब दुबड़े खुसरे हुए लोग हैं, जिनकी शिक्षा नहीं हो, लड़कियों की शादी नहीं हो, चिकित्सा नहीं हो, उस लाइन में काम करें। बल्कि समाज का काम तो करें, बल्कि अन्य समाज से द्वेषता रखें और जाति पर आधारित रहें, उसको मैं अच्छा नहीं मानता। जो कुल मिलाकर राजस्थान में जो अब स्थिति है कांग्रेस की, क्या लगता है कि क्या इन स्थितियों से उभर कर और वसुंधरा राजे की सरकार से टक्कर ले पाएगी कांग्रेस? ऐसा है, स्पष्ट ही आप उगलाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, चाहे कुछ भी बोलें, नेतृत्व तो चेंज कांग्रेस को करना पड़ेगा। और वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थोड़ी बनी है। ये तो अशोक जी के और कांग्रेस के नेगेटिव वोट मिले हैं सारे, और अब की बार जो नेगेटिव वोट वसुंधरा जी के हैं वो कांग्रेस को पड़ जाएंगे। बस ये क्यों आपको ऐसा कैसे लगता है कि वसुंधरा जी के नेगेटिव वोट होने वाले हैं? देखिए, मारवाड़ी में कहावत है कि पूत के पाँव हैं वो पालने में छुपे नहीं रहते। तो जो कुछ हालात है वो बोल नहीं रहे हैं। अभी सरकार आपके द्वार अब अलग से पूछेंगे ना आप अफसरों को, IAS अफसरों को, सेक्रेटरीज को, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज को और विधायकों को, MLA को। वो कह रहे हैं समय बर्बाद हो रहा है। पर भरत लाल जी, आपके तो वसुंधरा जी से बहुत अच्छे संबंध हैं और काफ़ी तालमेल भी है, फिर आप ऐसी कैसे बात करते हैं? नहीं, मैं देखिए स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ। मैंने बता दिया ना पहले। मैं जिस तो वसुंधरा जी को भी बता दिया ये बात? नहीं, वसुंधरा जी को भी मौका आने पर बता दूंगा। देखिए, ये कहावत है जी, कुछ लोग इसलिए नहीं बोल पाते कि अपने को अगली टिकट लेनी है, कुछ लोग इसलिए नहीं बोल पाते कि अपने बोर्ड का इनका चेयरमैन बनना है, कुछ लोग मंत्री की कतार में है, इसलिए स्पष्ट नहीं बोल सकते। पर लोग कह रहे हैं कि आपको भी लोकसभा का टिकट चाहिए था, शायद आपने भी इसलिए वसुंधरा जी के साथ काफ़ी तालमेल किया था। देखिए, वसुंधरा जी से मेरे व्यक्तिगत संबंध है, पहले भी थे, अब भी है। अगर कोई बात वो राजस्थान के हित में पूछेगी तो निश्चित तौर से बताऊंगा। इससे आम जनता को ये फायदा है। अब पार्टी के फायदा नुकसान की बात मैं नहीं करूंगा। आम गरीब लोगों के जो फायदे की बात है, निश्चित तौर से उस पर मैं मेरी तरफ से बताऊंगा। एक और आपके मित्र आपके ऊपर बड़ा आरोप लगाते हैं कि आप विरोधियों से मिलकर अपनी पार्टी को ही डॉक में खड़ा कर देते हैं। इस पर चर्चा जारी रखेंगे बाबूलाल जी, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राजस्थान के तेज तर्रार कांग्रेस के नेता भंवरलाल शर्मा। भंवरलाल जी, आपसे बात हो रही थी कि आप जिस पार्टी में रहते हैं विरोधियों के साथ मिलके उसी पार्टी में डॉक में खड़ा कर देते हैं, उस पार्टी को, उस पार्टी में परेशानियां खड़ी कर देते हैं। ऐसा नहीं है, मैं पार्टी की परेशानियां दूर करने वाले व्यक्तियों में हूँ। अब किन्हीं को लगे कि मैं परेशानियां पैदा करता हूँ, अगर स्पष्ट बात करना, कमियां निकालना। देखिए, मैंने पढ़ते टाइम एक दुआ पढ़ा था, नीर राखिए आंगन कुटी सवाए। पर ऐसा कहते हैं कि जिस पार्टी के साथ होते हैं या जिस ग्रुप के साथ आप होते हैं, उसी के नेता के खिलाफ आप अपने विरोधी के साथ मिलकर कार्रवाई शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है। और जब तो कहते हैं कि पुरानी आदत है ये आपकी। तो यहाँ तो वो चापलूसी बता रहा हूँ ना, वो वन साइडेड कार्य चलता है। वो वन साइडेड के खिलाफ में आम आदमी की राय लेनी चाहिए। वो राय नहीं लेते, थोपे हुए नेताओं की राय लेते हैं। इसलिए नेता आपसे घबराते हैं। हालात ये है कि मैंने MLA एक साथ लेके बैरून सिंह की सरकार भी बचाई थी, जनता दल डी बना के। उसके बाद हाँ, बिल्कुल, सरकार में बैरून सिंह जी हमेशा मेरे एहसानमंद रहे थे। कभी मैंने इतना बड़ा जब 1990 की उनके खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया, फिर भी उन्होंने कभी मेरे से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं ली। बैरून सिंह जी गए हुए थे क्लीवलैंड और पीछे से भंवरलाल शर्मा जी का विद्रोह सामने आ गया था। क्या था वो घटना? नहीं, मेरे उनके रहते था बैरून सिंह जी ने एक बात मुझे झूठा आश्वासन दे दिया राजा खेड़ा के बाई इलेक्शन का।
मैं किसी कारण चुनाव हार गया, दोबारा वहीं से चुनाव उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ 22-23 हज़ार वोट से जीत के आया उपचुनाव, सारे मंत्री राजा खेड़ा से उसी दौरान जीत के आया। प्रश्न ये नहीं है, आम जनता का मुझे प्यार है, पर कोई भी राजनीति झूठ के सहारे नहीं चलती, कितना बड़ा नेता हो। आपके साथ झूठ बोला था भैरव सिंह? उन्होंने ये कहा कि राजा खेड़ा से हम टिकट दे रहे हैं और बाई इलेक्शन तुम्हें लड़ना है। ये महारानी मौजूद है, वसुंधरा जी के पास भेजा कि आप उनसे मिल लीजिए। और ये कब की घटना है? 1995, 94? हाँ, ये घटना है 94 की। फिर क्या हुआ उसमें? और वो तो देखिए बड़ी आपाधापी हुई, आपके सेंट्रल वाले बैकआउट हो गए, नरसिंह राव जी बैकआउट हो गए, देवगढ़ा जी बैकआउट, चंद्रशेखर आपको अकेले के दम पे करना पड़ा? अकेले दम पर पे। भजनलाल जी ने बड़ा सपोर्ट किया था। भजनलाल जी ने नहीं किया सपोर्ट करने वाले और थे। अगर बेंच सिंह जी, मैं आज स्पष्ट कर देता हूँ, पंजाब के मुख्यमंत्री अगर गोली से नहीं मारे जाते तो मैं राजस्थान का चीफ मिनिस्टर होता। यानी कि वो एक ऐसा पॉइंट था जिसके कारण वो आपकी योजना जो आपने जो एक मेरे बेंच सिंह जी की वजह से, बेंच सिंह जी का स्वर्गवास होने के बाद मेरा सारा प्लान। कितने एमएलए आ चुके थे भवरलाल जी? नरसिंह राव जी और भैरू सिंह जी मिले हुए थे। नरसिम्हा राव बचा रहे थे भैरव सिंह जी को? बिल्कुल बता रहे थे। भैरू सिंह जी ने आश्वासन दे दिया था कि आपकी सरकार के खतरे में नहीं जाने दूंगा। अच्छा, एक दूसरे की सरकारों को बचा रहे थे। बचाने में अब राजनीति में सब चलता है। भैरू सिंह जी मामले मास्टर थे। यानी कि दो मास्टरों के बीच की लड़ाई थी 96 की। एक मास्टर थे भंवरलाल और दूसरे मास्टर थे भैरू सिंह जी। एक बात पे मामूली झगड़ा हुआ, बाकी मैं भैरू सिंह जी का जब तक आज भी उनका आदर करता हूँ, इस दुनिया में नहीं है तो भी, और थे तो भी मैं उनका आदर करता था। भैरू सिंह जी अपने आप में एक प्रतिभा थी, ठेठ ग्रास रूट के आदमी थे, पैरासूट ही नहीं थे। लेकिन जब वो हार्ट का ऑपरेशन कराने गए और तब भंवरलाल जी ने विद्रोह किया तो उनके मन में बड़ी टीस थी कि मैं जब बाहर था तो क्यों किया ऐसा? नहीं, वो तो संयोग से बाहर गए हुए थे। मेरा प्लान तो पिछले 4-5 महीने से चल रहा था और ओपन था। इन कांग्रेस वालों को, इनके आपको पुलिस आईबी, इनको तो पता ही नहीं था। अब एमएलए तो मैं ले जा रहा हूँ, एमएलए रूप में आप मेरे साथ हैं और नाम ले रहे थे दूसरे एमएलए का। आईबी बिल्कुल फैलती, इनको पता ही नहीं था कौन सा एमएलए मेरे साथ है। आपके सामने आईबी भी फेल थी? हाँ, 28 एमएलए थे उस समय मेरे साथ। ऐसा कौन सा पॉइंट आया जिसके चलते जो ये योजना थी जो कि लगभग सफल लग रही थी अचानक विफल हो गई? अजय बलीराम जी भगत साहब ने एम्स में अपना इलाज करा रहे थे हार्ट का जी, और मैं शुभकामना देने गया। जी, किसी को मिलने नहीं दे रहे थे। जी। उनकी मिसेज ने उन्होंने कहा कि भंवरलाल शर्मा है तो मिले। मैं उनको शुभकामना देने गया था कि ऑपरेशन आपका सफल हुआ। तो वो अचानक कहते हैं आपको मैं 3 दिन बाद ओथ दिलाऊंगा। मैंने कहा मैं ओथ के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपके स्वास्थ्य की कामना करने आया हूँ। एक बड़ी स्कीम थी, राजनीति में चलता है ये नहीं। इसी के लिए तो आपको राजस्थान की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। आप देखिए, ये एक्सरे से पूरे शरीर में पता चल जाए। आजकल तो एमआरआई और चल गई, तो मैं एमआरआई कर लेते हैं। एमआरआई से पता लगा लेता हूँ किस जगह इसके दर्द है। तभी तो आपको पंडित कहते हैं। कौन सी पंडित तो जाति से हूँ। और इसीलिए नहीं, आपको राजनीति का भी पंडित इसलिए कहते हैं कि आप पूरी की पूरी एमआरआई कर लेते हैं, पूरा स्कैन कर लेते हैं एमएलए का और एमएलए उसमें फिट हो जाता है। वो तो असली बीमारी का आपको पता चल जाएगा ना, तो उसका इलाज भी उसी हिसाब से करना पड़ता है। पंडित जी, ये मंत्र जो है आपकी जो एक खासियत है, ये आपने अपने पास ही रखी हुई है या और कुछ नेताओं को भी तैयार किया है कि जो एमआरआई कर सके एमएलए की? जो चापलूसी नहीं करेगा। देखिए मैं बताऊँ, धन्वंतरी जी ने कुछ योग्य बैल पैदा किए, उनको ज्ञान है, उसको पैसा नहीं बनाए। मेरे सरदार से की जनता जानती है कि मैं एक स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ। जो होने वाली बात है हाँ कहूँगा, और कभी भी मैं करप्शन के और आपके चोरी जारी बलात्कार के खिलाफ हमेशा रहूँ, चाहे मेरा भी व्यक्ति हो, कभी मैं पक्ष नहीं लेता। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ये रामेश्वर डूडी की विधानसभा में क्या दुर्गति हुई, बोल नहीं पाए रामचंद्र खिलेरी के मामले में। आज रामचंद्र खिलेरी पे इनाम है। तो ऐसे लोगों से तालमेल रखना और राजनीति का, आप एक बार सफल हो जाते हैं पर ज़्यादा दिन लंबी गुंडागर्दी नहीं चलती। आप जैसे राजनेता के होते हुए ब्राह्मणों की राजनीति की में हालात बुरे होने का क्या कारण है? ये बात मैं पार्लियामेंट चुनाव से पहले सोनिया जी को कह के आया था जी। सोनिया जी को मैंने ये कहा था कि वोट बैंक में ब्राह्मण आपके सबसे अग्रणी था। ब्राह्मण आज भी एक ऐसा व्यक्ति है जो एक व्यक्ति 100 आदमियों का दिमाग बदल सकता है। जब तक ब्राह्मण कांग्रेस में अगवा थे तब तक कांग्रेस आगे बढ़ती गई। सोनिया जी को कुछ समझ में आई ये बात? सोनिया जी को कुछ समझ में आई ये बात? सोनिया लिखती गई
पर उनके तो बता रहा हूँ माइंड वॉश करने वाले दूसरे लोग हैं, वो चमचे हैं, चमचों ने बताई होगी कोई बात है। पंडित जी, समस्या ये है सबसे बड़ी कि ब्राह्मण अपना नेता किसी को मानते ही नहीं है। हाँ, बुद्धिजीवी लोग हैं तो आपस में टकरार तो होती है। इसलिए ब्राह्मण आखिर में राजनीतिक दलों के सामने समस्या ये होती है कि आखिर में किस नेता को नेता माने, किसको नेता माने। नहीं, सभी राजनीतिक दलों ने ब्राह्मणों को साथ ले रखा है, चाहे वो लालू जी की पार्टी हो, जी चाहे नीतीश जी की पार्टी हो, अब चाहे कम्युनिस्ट हो, जी हर ब्राह्मण नेता आपको वहाँ अगुवा मिलेगा। और ब्राह्मण में ये कमजोरी है, वो नेता किस लिए नहीं मानते। आपको कह दिया कि भाई आपको एक ट्रेजरार बना दिया और कहा कि अब खुश हो, वो कहे नहीं पार्टी तो मेरे पे चलती है, कोतली मेरे पास है, वो थैली मेरे पास है पैसे की। तो ब्राह्मण तो इतने में संतुष्ट है। जब ब्राह्मण है संतोषी जीव है। पर ब्राह्मणों के संगठन भी तो पंडित जी कई हो गए हैं। ऐसा है, वो कुकर मुता की तरह से बिल्कुल उगते हैं और उसी प्रकार वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ स्वार्थी लोग टिकट लेने के हिसाब से इस पार्टी में चलो। पर वो दूसरे ब्राह्मण संगठनों के नेता कहते हैं कि भंवरलाल जी को तो केवल अपने टिकट से मतलब होता है, ब्राह्मणों की चिंता नहीं करते, अपना टिकट लेते हैं और चुप रह जाते हैं। नो 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 नो, ये तो बिल्कुल सरासर आप नोट करिएगा। जब मैं ब्राह्मण महासभा में नहीं था उससे मुझे 50 साल हो रहे हैं। 50 साल कहाँ संगठन था, संगठन बने नहीं हुआ। मैंने कभी पार्टी की परवाह नहीं की, न किसी पार्टी से मैं ब्राह्मण के नाम से टिकट लेने की चेष्टा करूंगा। आप ब्राह्मण ना, मैं जाति को बेच के मैंने नहीं किया कभी। समाज के साथ धोखा है अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो। पार्टी बाद में है, ब्राह्मण पहले हो, इसलिए मैंने कभी परवाह नहीं की। ऐसे कहने वाले लोग बिल्कुल निकम्मे और बेईमान हैं। जिन लोगों ने ऐसी बात कही है उन्होंने स्वार्थ सिद्धि के लिए किया होगा। जो लोग 40-40 हज़ार वोटों से हारे हैं और चंदे के ऊपर जिंदा रहते हैं। भंवरलाल ने चंदा दिया है, किसी गरीब को दिया है, किसी से कोई मुझे बता दे 5 रुपये दिए हैं, कोई ब्राह्मण रत्न लिखता है। तो आपको ये जो टिकट मिलती है बार बार सरदार शहर से कांग्रेस की, तो वो ब्राह्मण होने के नाते नहीं, वो आपको सरदार में ब्राह्मण कितने गए हैं? सरदार में ब्राह्मण मात्र गए हैं। सरदार से तो अन्य जातियों का बाहुल्य इलाका है। ब्राह्मण के आधार पे नहीं बहुत मिलती। कम ब्राह्मण है। जी जी जी। इसलिए मैंने ब्राह्मण के नाम से, मैं बताऊँ, मैं अध्यक्ष बना ही नहीं था। उससे पहले तो मैं 3 बार एमएलए का चुनाव लड़ लिया। कभी तो ये जो आरोप लगाने वाले जो नेता हैं, ये जानबूझ के आरोप लगाते कुछ लोग स्वार्थी होते हैं जो चंदे सीटे पे जिंदा रहते हैं। आजीविका का कोई साधन नहीं है और ब्राह्मण कभी ब्राह्मण रत्न बांटते हैं, कभी ब्राह्मण शिरोमणि बांटते हैं। कोई आधार नहीं। चुनाव कोई पार्टी से सांठ गांठ करके पैर पकड़ के, राजनीतिक पार्टियां भी बावड़ी है ना कि टिकट दे देते हैं, ये संगठन का अध्यक्ष है, फिर वो 40-40 हज़ार से हारते हैं। कैसा लगता है जब आपको कहा जाता है राजस्थान में राजनीति का चाणक्य, आपको कैसा लगता है? चाणक्य और परशुराम जी का वंश होने के नाते निश्चित तौर से 100% उनके गुण नहीं होंगे। पहली बात तो परशुराम जी की तरह से मुझे क्रोध आता है, झूठी बात में बहुत क्रोध आता है, वो सुनने को कभी मादी नहीं रहता। और चाणक्य नीति भी अपनानी पड़ती है, पर दोनों का तालमेल है आपकी। तालमेल रह गई। इसलिए लोग आपसे डरते हैं पार्टी में कि भंवर जी को कब गुस्सा आ जाए, कब भंवरलाल जी को गुस्सा आ जाए और कब वो अपनी राजनीतिक दाव पेच चल दें। नहीं, अगर वो देखिए दाव पेच खेलने की चेष्टा करते हैं ना, उन दाव पेच को बताने स्पष्ट बात करते हैं, स्पष्ट मेरी बात बता दें। जो सीधे हैं उनसे आप सीधे हैं। बिल्कुल सीधे के लिए मैं उनके लिए मैं समर्पित हूँ। चंद्रा स्वामी ने अशोक गहलोत गवर्नमेंट गिराने की कोशिश की थी, तब भी आप क्या उनके साथ थे? चंद्रा स्वामी से मेरा न तो कोई तालमेल था और न चंद्रा स्वामी की पिक्चर में थे। और चंद्रा स्वामी को मैं कोई देखिए, अब आप ये पूरा देश सुन रहा है, मैं पहले भी फ्रॉड मानता था, आज भी फ्रॉड मानता हूँ। क्यों नहीं आपका मुख्यमंत्री पद पर नाम उठता कांग्रेस में? क्यों आपको पीछे बार बार धकेल दिया जाता है? ऐसा है, आप सारी बात बुलाने चाह रहे। आने वाला समय, मैंने पहले कह चुका ना, मैं इन मदारियों का, जादूगरों का टाइम 3-4 साल में धीरे धीरे चला जाएगा। अभी तो बिल्कुल मैं आपसे यंग, आपकी उम्र के आपसे ज़्यादा यंग महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल आप तो। और राजस्थान की राजनीति में जब तक जिंदा हूँ निश्चित तौर से निष्पक्षता की बात करूँगा और इस राजस्थान की जनता का कैसे भला हो और आम लोग, गाँव का गरीब लोग, ये चकाचौंध की जो आपके 50 माला बिल्डिंगें हैं, इनका मुकाबला वो नहीं कर पाए। पर निश्चित तौर से वो दोनों टाइम की उसकी रोटी मिले, रहने को मकान मिले, कपड़ा मिले, उनके बच्चों को शिक्षा मिले, ये मेरा निश्चित तौर से सोच है और एक दिन सपना सफल होगा। यानी कि राजस्थान की वसुंधरा सरकार अब आपके रडार में आ रही है। ऐसा है, अब सरकार ने अभी तो 9 महीने में कुछ किया नहीं और हम सोच रहे हैं कि देखिए 3 महीने के बच्चे के बच्चा होने पर वो उसमें थोड़ा जी पड़ता है और 9 महीने पर डिलीवरी मैच्योर हो जाती है। अब 9वां महीना है, शायद सरकार 9 महीने के बाद कुछ डिलीवरी करे। हम सोचेंगे
कहीं ऐसा नहीं हो। हम आस लगाए बैठे हैं, राजस्थान की जनता आस लगाए बैठी है। वसुंधरा से बहुत बड़ी आस है कि जैसे एक दादा को आस होती है, एक पिता को आस होती है कि मेरा बेटा अब होने वाला है डिलीवरी पीरियड के बाद, और वो हमारा नाम रोशन करेगा, अच्छा खान वो आगे बढ़ेगा। और उसको जब ये पता चल जाए कि ये तो न तो लड़का है न लड़की है, और डिलीवरी मैच्योर ही नहीं हो, मर्द शिशु पैदा हो जाए। आपको क्या लगता है डिलीवरी मैच्योर होगी या नहीं? 9 महीने की इस, क्योंकि आप तो राजनीति के डॉक्टर हैं, आपने 9 महीने का सारा अंदर राजनीतिक भ्रूण देख लिया होगा कि क्या स्थिति है। नहीं, ऐसा भ्रूण पे पाबंदी है, तो आपने डिटेक्ट नहीं किया, इसलिए मैंने भ्रूण का वो नहीं किया। अब तो जन्म के बाद ही देखेंगे क्या होने वाला है। क्या लगता है बाबा जी कि क्या जन्म क्या होगा? क्योंकि कयास तो आप लगा ही सकते हैं, आप पंडित हैं तो थोड़ा सा ज्योतिष ज्ञान भी रखते होंगे कि 9 महीने बाद क्या जन्म लेने वाला है। अगर देखिए, मुझे तो ये भी लग रहा है कि कुल मिला के अंदरूनी स्थिति भी ठीक नहीं है। वसुंधरा जी काम करने की चेष्टा भी करती है तो टांग खिंचाई वाले भी बहुत हैं, अंदर ही अंदर चल रहे हैं। कांग्रेस में इतना नहीं होगा, कांग्रेस में स्पष्ट बोलने तो लग गए हैं ना, लेकिन भाजपा में अंदर ज़्यादा है, अंदर चल रहा है। और जिस जख्म का पता नहीं चलता, जख्म का इलाज का पता चलता है, डॉक्टर इलाज कर देता है, और जो जख्म अंदर ही अंदर कैंसर की तरह से फैलता है वो फिर बहुत उसका परिणाम बुरा होता है। बाबा जी, जब ये स्थिति बनेगी तो आपकी क्या भूमिका होगी? आप क्या करना चाहेंगे? मैं जो स्टेट हित में होगा, आम जनता के हित में होगा, गांव के गरीब के, गाय के और हर एक व्यक्ति के, माइनॉरिटी के, दलित के पक्ष की जो बात होगी उसका पक्षधर रहूँगा। भगवान परशुराम जी ने भी दलितों की सेना बना के और सहस्त्र बाहु से मुकाबला किया था, इसलिए ये दलित, माइनॉरिटी, ब्राह्मण और अन्य पिछड़े लोग हैं, वो सब उनको साथ लेके हम राजस्थान के कल्याण, यानी कि पूरी जंग का ऐलान कर देंगे आप? बिल्कुल, हम राजस्थान को साफ सुथरी छवि का, अब मोदी जी देश को कितना बना पाते हैं मैं नहीं कह सकता, पर राजस्थान को हम विकसित और भ्रष्टाचार मुक्त राज्य के रूप में देखना चाहेंगे। चाहे कोई सी भी पार्टी हो, हमारा सहयोग रहेगा। अब यकीनन ठोस है धरती हकीकत की तरह, यह हकीकत देख लेकिन खौफ के मारे ना देख। भंवरलाल शर्मा, राजस्थान की राजनीति के दिग्गज, आखिर में उनकी लाइन आगे जंग की लाइन है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ। नमस्कार।